इराया और आरोही कुछ देर तक स्कूटी या कहे तो धन्नों पर घूमती रही। उन दोनों ने पहले कुछ फास्ट फूड खाया, वह फिर दोनों कुछ देर के लिए घूमने के लिए चली गई। तेरा मूड ठीक हुआ? तेरी जैसी दोस्त हो तो कोई भला कैसे उदास रह सकता है? इराया ने उसे गले लगाते हुए कहा। इरा, मेरी जान, तुम्हारे लिए कुछ भी। आरोही यह कहकर हंसी तो इराया भी मुस्कुराई। तभी उनकी स्कूटी एकदम रुकी। क्या हुआ? इराया ने नीचे उतरते हुए कहा। लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है। यह कहकर वो स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी, पर स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। उसने गुस्से से आरू को देखा तो आरू ने उससे मुंह बनाकर कहा, सॉरी। वो दोनों कुछ देर तक वहाँ एक चाय के ढाबे तक स्कूटी को खींचते हुए लाई और वहाँ पर बैठ गई। इसी तरह 1 घंटा बीत गया। उन्हें कोई लिफ्ट नहीं मिली। तभी आरोही ने इराया की ओर देखा, जो कि मुंह लटकाकर बैठी हुई थी। इराया सामने देख इराया ने उसके कहने पर सामने देखा तो उसे मितांस नजर आया, जो कि उनकी तरफ ही आ रहा था। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो तुम दोनों? मितांस ने आरोही को देखते हुए कहा। वो हमारी स्कूटी खराब हो गई थी इसीलिए, आरोही ने कहा। चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम लोगों को, पर मेरी स्कूटी वो तुम्हारे घर तक आ जाएगी। उसने यह कहकर बिना इराया की तरफ ध्यान दिए गाड़ी में बैठ गया। इराया ने उसे हैरानी से देखा और आरू से कहा, इनका बिहेव आज इतना अलग क्यों लग रहा है? क्या मतलब तेरा? कुछ नहीं, चल अब। यह कहकर वो दोनों भी बाहर आ गई। वहीं इराया ने आरोही को अगली सीट पर बिठा दिया और खुद पीछे बैठ गई। आरोही ने उसे घूरा। वह खुद मितांस के पास वाली सीट पर आकर बैठ गई। मितांस ने उन दोनों से कोई बात नहीं की, सिवाय आरोही से उसका एड्रेस पूछने के। वहीं कुछ देर बाद ड्राइव करने के बाद मितांस ने अपनी नज़रें उठाकर मिरर में देखा। उसे इराया दिख रही थी। इराया अपने फ़ोन में व्यस्त थी तो मितांस उसे देखने लगा। वो उसके बदलते चेहरे के भाव को देखकर मुस्कुराया और मन में कहा, कितने मुंह बनाती है यह लड़की। पर कुछ भी कहो, क्यूटनेस में इसकी कोई जवाब नहीं। मन करता है बस इसे ही देखता आ जाऊं। इतना मुश्किल क्यों है किडो तुम्हें नजरअंदाज करना? जितना तुमसे दूर जाने की सोचता हूँ उतना ही ये कमबख्त दिल तुम्हें देखना, तुम्हें खुद के करीब महसूस करना चाहता है। ये कौन सी मुसीबत में डाल दिया है आपने महादेव? अगर ये मेरे किस्मत में थी ही नहीं तो क्यों आपने मुझे इससे मिलाया? क्यों इसके लिए मेरे मन में वो भावनाएं लाए जो मैं उसे नहीं बता सकता? क्यों उसे इतने दिनों बाद देखकर दिल को एक सुकून मिल रहा है? उसने मिरर से में इराया को देखते हुए ही खुद से कहा। उसकी आंखें नम होने को आई थी। वहीं इराया की नज़रें भी उससे मिली तो वो भी उसे देखने लगी। तभी मितांस ने अपनी नज़रें हटा ली। उनकी आंखों वो क्या था जो भी मैंने उसकी आंखों में देखा? इराया ने सोचते हुए मितांस की ओर देखा। कुछ देर बाद मितांस ने आरोही के घर के आगे गाड़ी रोकी तो आरोही बाहर निकली और मितांस को थैंक यू कहा और इराया को बाय कहकर वहां से चली गई। मितांस ने गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्टल की तरफ बढ़ा दी। कार में बिल्कुल शांति थी। दोनों को ही एक ऑकवर्ड फीलिंग आ रही थी। तभी एकदम से मितांस की गाड़ी रुकी, जिसके कारण इराया का सर अगली सीट से टकराया। तो मितांस ने उसकी ओर देखकर फिक्र से कहा, तुम ठीक हो? इराया ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो मितांस ने सामने गाड़ी की ओर देखा और बाहर आया तो उसने पाया कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है, क्योंकि रोड पर कुछ कीलें पड़ी थी। इराया भी बाहर निकली और कहा, क्या हुआ? टायर पंचर हो गया है। मितांस ने टायर को लात मारकर कहा। ऐसे कैसे पंचर हो गया? इराया ने घूरकर कहा। तो कैसे पंचर होता है मिस इराया, आप बताने का कष्ट करेगी? मितांस ने उसे घूरते हुए टोंट मारा। मुझे नहीं पता, पर हम यहाँ इतने अंधेरे और सुनसान रास्ते पर क्या करेंगे? मुझे डर लग रहा है। पता नहीं एक मुसीबत से पीछा छूटा नहीं कि दूसरी मुसीबत शुरू हो गई। ओह गॉड! उसने मितांस के पास आते हुए कहा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं टायर चेंज कर रहा हूँ तो चुपचाप यहीं खड़ी रहो। मितांस ने जब ये कहा तो इराया ने उसे घूरा। मिलते हैं अगले भाग में। मितांस ने गाड़ी से सामान निकालते हुए अपनी जैकेट निकालकर उसे गाड़ी में डाल दी। उसने अपने शर्ट की स्लीव्स कोहनी तक ऊपर की और नीचे बैठकर टायर चेंज करने लगा। इराया उसकी सारी हरकतें देख रही थी।
उसने मुंह मोड़ा और कहा, भाव तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कहीं के महाराजा हो। मैंने सुन लिया है किडो, उसने टायर चेंज करते हुए ही कहा। हाँ, तो मैंने आपको सुनाने के लिए ही कहा है, इराया ने घूरकर कहा। तो मितांस भी उसके सामने घूरकर देखने लगा। ऐसे क्यों घूर रहे हो? डरती नहीं हूँ मैं, समझी आपसे, उसने कहा। तो मितांस ने अपना सिर हिलाया और वापस टायर को सही करने लगा। आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, उसने अपने हाथों को गुस्से में अपने सीने पर बांधते हुए कहा। अगर हाँ कहूँ तो आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इराया ने मुंह मोड़कर कहा। जानता हूँ, उसने जब यह कहा तो इराया ने उसकी ओर देखा जो उसकी तरफ ही देख रहा था। इराया को उसकी आंखों में फिर से वही दर्द नजर आया जो कुछ देर पहला था। मितांस ने अपनी नजरें फेर ली और अपना काम करने लगा। तभी इराया को जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई दी तो उसे डर लगने लगा। उसने एक नज़र सुनसान सड़क को देखा और एक नज़र मितांस को, जो बेफिक्री से टायर चेंज कर रहा था। जल्दी कीजिए ना, इराया ने डरते हुए कहा। कर ही रहा हूँ तो, इंसान हूँ मशीन नहीं, मितांस ने घूरकर कहा। ये खटारा कार लेकर घूमते ही क्यों हो? उसने ये कहा तो मितांस गुस्से में उसके पास आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को खटारा बोलने की? हाँ तो क्या काम की है ये? इतनी रात को इस सुनसान इलाके में कैसे पंचर हो गई? ये खटारा नहीं तो क्या है? पता भी है आपको जंगली जानवरों की कितनी आवाज़ें आ रही है? अगर जानवरों ने मुझे कुछ कर दिया तो? अगर तुमने मेरी गाड़ी को एक बार और खटारा कहा तो मैं खुद तुम्हें उन जंगली जानवरों के पास छोड़कर आ जाऊंगा। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो चुपचाप शांति से यहाँ खड़ी रहो और मुझे मेरा काम करने दो, उसने ये कहा। तो इराया ने मुंह बनाकर उसे घूरा। तभी इराया ने पीछे एक सांप को देखा। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। उसने आव देखा ने ताव। उसने अपनी बाहें मितांस की गर्दन में डालकर उसके ऊपर चढ़ गई। उसने अपनी दोनों टांगें मितांस के कमर के आसपास लपेट दी। वही उसके हाथ मितांस की गर्दन पर थे। वह उसने अपना मुंह भी मितांस की गर्दन में घुसा दिया था और चिल्लाते हुए कहा, सांप सांप। वही मितांस तो उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो बर्फ की तरह जैसे अपनी जगह पर जम ही गया। इराया की इतनी करीबी ने उसे होश उड़ा दिए थे। इराया के कांपते होठ उसकी गर्दन को छू रहे थे, जिसके कारण उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बाहों को इराया की कमर पर लपेटकर उसे खुद से चिपका दिया। मितांस उसकी करीबी को महसूस करने लगा था। कुछ देर के बाद इराया ने उसके गले से अपने मुंह को हटाया और पीछे की साइड देखा तो उसे सांप कहीं नजर नहीं आया। यह देखकर उसने राहत की सांस ली। तभी उसकी नज़र अपने पर गई तो उसने एकदम अपने पैरों को मितांस की कमर से हटा दिया और नीचे उतरकर उसे खुद से दूर किया और कहा, आई आई एम सॉरी, वो मुझे सांप दिखाई दिया था तो मैं। मितांस ने उसकी ओर देखा और कहा, इट्स ओके। यह कहकर वो गाड़ी का टायर चेंज करने लगा। वही उराया खुद की हरकतों को कोसने लगी। तभी उसका फ़ोन बजा तो देखा रोही का फ़ोन था। वो साइड में आकर उससे बातें करने लगे। मितांस ने उसे देखा तो उसे लगा वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, इसलिए उसे थोड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में टायर को चेंज किया तो उसके हाथ पर चोट लग गई। उसने अपना हाथ पीछे किया और उसे कसकर खींच लिया। इराया ने फ़ोन रखा और मितांस की ओर देखा तो उसका ध्यान मितांस की चोट पर गया। उसके हाथ से खून बह रहा था। वो दौड़ के उसके पास आई और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, ओ माय गॉड, आपको तो चोट लग गई। तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपने बॉयफ्रेंड पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं, समझी? यह कहकर मितांस ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और खड़ा हो गया। रूही ने हैरानी से मितांस को देखा और उसके पास आते हुए बोली, बॉयफ्रेंड? मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर रही थी, समझे आप? मितांस ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, मुझे क्या बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो या किससे भी, आई डोंट केयर। ओह हेलो, ये क्या बदतमीज़ी है? पहले मुझे यहाँ इस जंगल में अपनी इस खटारा कार की वजह से फंसा दिया और अब मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। मुझे नहीं चलना तुम्हारे साथ।
यह कहकर वो गाड़ी से अपना बैग निकालने लगी। हाँ, तो शौक से जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी गाड़ी में बैठने की। अपने उस बॉयफ्रेंड को बोले तुम्हारे लिए लग्ज़रियस कार लेकर आ जाए। यूँ कब से क्या बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड लगा रहा है? जब मेरा कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं तो किसे बुलाऊँ? उसने मितांश के पास आकर उसे घूरकर अपनी उँगली दिखाकर कहा, ओह प्लीज़ ये झूठ बोलना बंद करो। मितांश ने नज़रें फेर कर कहा, तो रूही ने मुंह बनाया, तुम हो कौन जिससे मैं झूठ बोलूं? मैंने कहा ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उसने चिल्लाकर कहा। तो कुणाल ने उसे हैरानी से देखा। सच सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? उसने उम्मीद लिए उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ नहीं है, तुम्हें उससे क्या? यह कहकर वो उससे गुस्सा होकर अपना बैग कंधे पर डालकर वहां से चली गई। वहीं मितान से एकदम मुस्कुराया और खुद से कहा, इसका मतलब उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब किडो मेरी। यस, उसने मुस्कुराकर कहा और सामने देखा जहाँ से वो जा रही थी। उसने उसको देखते हुए कहा, ओ माय किडो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। यह कहकर वो उसके पीछे भागा। रूही सड़क पर डर कर चल रही थी। वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जा ही रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ आया और वो जोर से चिल्लाई, आ है चुप। मितांश ने उसे कहा, आप? उसने उसे घूरकर कहा, तुम्हें क्या लगा कोई भूत है? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ तो आप वैसे भी भूत से कम भी नहीं हो। यह कहकर वो जाने लगी तो मितांश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में जा रही हूँ, चलोगे? तुम्हारे साथ तो जहन्नुम भी जन्नत लगेगी। मितांश ने उसे देखकर कहा, ये क्या छिछोरी हरकतें कर रहे हो? एससीपी को ऐसी हरकतें शोभा नहीं देते। क्यों, एसीपी के पास दिल नहीं होता क्या? यहाँ पर अब दिल कहाँ से आ गया? वो तो कब से यहीं पर था। हाँ, तो आपकी ये बातें मेरी समझ से बाहर है। उसने सिर पकड़कर कहा तो मितांश हंस दिया। चलो अब गाड़ी में बैठो। नो, मुझे नहीं जाना। क्यों? आपने मुझसे गुस्से में बात की। उसने मुंह फुलाकर कहा, तुम्हारा नाम मैंने बिल्कुल ठीक ही रखा है, किडो। हरकतें तुम्हारे बच्चों वाली ही है। हेलो, मैं किडो नहीं हूँ, समझे आप? समझ गया। चलो। नहीं, अब तुम मुझे पागल कर रही हो। अच्छा ठीक है, बोलो ऐसा क्या करूँ कि तुम मान जाओ और गाड़ी में बैठोगी? मितांश ने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांध कर कहा, माफ़ी, बस आई एम सॉरी। चलो ऐसे नहीं, उठक बैठक करके, वो भी पूरे 20 बार। क्या? उसने जोर से कहा। हाँ, मैं एसीपी मितान शर्मा से उठक बैठक करवाने जा रही हूँ। ठीक है फिर जा रहा हूँ, ये वो कहकर जाने लगा तो मितांश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है। रूही ने हैरानी से उसे देखा और फिर कहा, शुरू करो। कुणाल ने अपने पैंट को ऊपर सिरकाया और उठक बैठक करने लगा। उसे ऐसा करते देख रूही अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। वहीं मितांश उसकी हंसी देखकर खो गया। उसने खुद से कहा, इस हंसी के लिए तो मेरी जान भी तुझ पर कुर्बान है। हो गई, मितांश ने खड़े होकर कहा। चलो। यह कहकर वो आगे चल दी। वहीं उसके पीछे पीछे वो भी चल दिया। दोनों गाड़ी के पास आए और फिर वहाँ से निकल गए। वहीं कुछ देर में मितांश ने रूही को हॉस्टल छोड़ा और वहाँ से अपने घर की ओर निकल गया। वहीं मितांश और रूही को एक साथ देखकर मेघना ने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कस ली। ये लड़की क्या चाहती है? इसे डीएसपी भी चाहिए और एसीपी भी, पर नहीं रूही, मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। आई प्रॉमिस, कल तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हें सीधे डीएसपी मृत्युंजय मिलेगा और ना ही एसीपी मितांश मिलेगा, तो बस बदनामी मिलेगी। अगला दिन रूही विनीता और आरोही कॉलेज में बैठकर बातें कर रही थी। वही विनीता ने कहा, आज कुछ प्लान बनाए? हाँ क्यों नहीं, आरोही ने एक्साइटेड होकर कहा। तुम दोनों बस यही करते रहो, पढ़ाई तो तुम लोगों को करनी नहीं है। इराया ने उन दोनों को घूर कर कहा, जैसे खुद बड़ी पढ़ाई करती है। विनीता ने मन में कहा और झूठी मुस्कान लिए कहा, प्लीज़ ना रूही, आज चलते हैं ना क्लब, प्लीज़। हाँ, मान जा इराया, मान जाना, आरोही ने भी कहा। तो विनीता ने गहरी सांस लेकर कहा, तो वो दोनों खुश हो गई। शाम के करीब 8 बजे
विनीता और आरोही नीचे खड़ी हमारी प्यारी सी राया का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर तक रूही नहीं आने पर संध्या उसे बुलाने के लिए जा ही रही थी कि उसके सामने उन्हें इराया आती दिखाई दी। इराया को देखकर उन दोनों की आंखें बड़ी-बड़ी हो गई। वो लग ही इतनी हसीन रही थी कि कोई भी इंसान उससे नज़रें न हटा पाए। इराया ने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटनों के ऊपर थी। उस लाल ड्रेस में वो कयामत लग रही थी। उसका वो गोरा बदन निखर कर आ रहा था। क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रही हो? इराया ने उन दोनों को देखते हुए कहा। इराया मेरी जान कितनी हॉट लग रही है तुम, आरोही ने कहा। तो इराया ने उसे देखकर अपना सर हिलाया और कहा, चले इससे पहले वार्डन को कुछ पता चले। हाँ हाँ जल्दी। यह कहकर वो तीनों वहाँ से चली गई। क्लब। वो तीनों क्लब आई और आसपास को माहौल को नज़रों से देखने लगी। वही लड़कियां काफ़ी रिवीलिंग ड्रेस पहनकर लड़कों के साथ नाच रही थी तो कुछ ड्रिंक कर रही थी। विनीता ने इराया और संध्या को पकड़ा और डांस फ्लोर पर आकर वो अपनी अदाएं दिखाने लगी। वही रूही थोड़ा इतने लोगों के बीच अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आरोही ने उसे पकड़ा और खुद के साथ डांस करने को बोला तो वो भी उसके साथ डांस करने लगी। काफ़ी देर डांस के बाद वो बार काउंटर के पास आकर बैठी तो वो तीनों गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तभी वो एक दूसरे के सामने देखकर हंसी। इट्स अमेजिंग, मज़ा आ गया, आरोही ने हाँफते हुए कहा। अभी मज़ा आना बाकी के है। यह कहकर विनीता उठी और बाहर काउंटर पर ड्रिंक्स लेने लगी। उसने हमारी राया और आरोही को ड्रिंक पकड़ाई और उन्हें पीने को कहा। उन्होंने पहले तो मना किया पर उसके बार बार बोलने से उन्होंने एक एक गिलास पकड़ा और आंखें बंद करके निगल लिया। विनीता ने उन्हें ऐसे ही 3-4 ग्लास ड्रिंक करवाई। आखिर में वो बार काउंटर के पास आकर उसने किसी को इशारा किया और एक ड्रिंक में पाउडर मिला दिया। उसने वो ड्रिंक रूही हमारी इराया को दी, जिसके कारण इराया ने मुंह बनाया और उसके कहने पर उसने वो भी पी ली। उसके अजीब से टेस्ट से इराया का मुंह, ये कितनी ज़्यादा गंदी थी। रूही इराया ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं तो ये तो ठीक ही है, आरोही ने अपने ड्रिंक पीते हुए कहा। वहीं विनीता उन दोनों को देख देख कर मंद मंद मुस्कुरा उठी। आरोही और इरा को काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुकी थी। इसी का फ़ायदा उठाकर विनी ने इरा की ड्रेस पर अचानक से ड्रिंक गिरा दी। ये क्या कर दिया तूने विनू? उसने उठते हुए कहा और अपनी ड्रेस को झटका। आई एम सॉरी, वो मुझसे गलती से हो गया। उसने झूठी चिंता जताते हुए कहा। अबे हमें हॉस्टल चलना चाहिए, उसने थोड़े नशे में कहा। लगता है उसे ड्रग्स ने अपना काम शुरू कर दिया है, विनीता ने अपने आप से कहा और मुस्कुराने लगी। नहीं इरा, तू जा और ये दाग साफ करके आ, फिर हम लोग हॉस्टल चलते हैं, विनीता ने कहा। हाँ ठीक कह रही है तू विनू, मैं इसे साफ करके आती हूँ। यह कहकर वो ऊपर बाथरूम की तरफ चली गई। वही विनीता ने उसे जाते हुए देखा और मुस्कुराई। उसने आरोही को देखा जिसकी आंखें लगभग बंद हो रही थी। उसने उसको खड़ा किया और कंधे के सहारे पकड़कर कहा और बाहर लाई। हेलो, विनीता ने फ़ोन उठाते हुए कहा। हाँ बोलो। सामने फ़ोन से एक मर्दाना आवाज़ आई। वो ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुकी है, आगे का काम तो तुम समझ ही गए होगे कि तुम्हें उसके साथ क्या करना है। जी बिल्कुल, तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, तुमने मेरी एक रात का मनोरंजन ढूंढा है तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, ओके। यह कहकर विनीता ने फ़ोन काटा और आरोही को लेकर वहाँ से चली गई। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इरा के साथ क्या होने वाला है। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। अब नेक्स्ट पार्ट जब आप लोग 700 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करोगे तभी इस स्टोरी का आएगा।